सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं और इस समय एक ऐसा शख्स हमारे साथ इस कार्यक्रम में रूबरू हो रहा है जिसके ऊपर उसकी पार्टी ने बड़ा भरोसा जताया है। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जिन्हें बदली हुई परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पार्टी ने यह दायित्व दिया है। इस दायित्व को लेकर किस नज़रिए के साथ हुआ है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 महीने से वह इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उस खास मौके पर जब उत्तराखंड की स्थापना दिवस था। ऐसे में जिस चुनौती के साथ आपको जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी, क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सभी सुनने वालों का, सभी देखने वालों का, सभी का धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस हमारे 21 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं उस पर सभी को अपनी तरफ से सब शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हमने 21 वर्ष का ये पड़ाव पूरा किया है। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पूरे प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और निश्चित रूप से चुनौती बहुत है। चुनौती हमारे सामने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की है। चुनौती हमारे सामने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमको 2025 का जो विजन दिया है कि 2025 में युवा प्रदेश होगा, युवा राज्य होगा और सारी युवा आकांक्षाएं होंगी, उन सभी को पूरा करना है और हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य इसको बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। ये हमारे सामने चुनौती है और उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। मैंने सभी का आशीर्वाद लिया है, सभी बड़ों का, सभी छोटों का, सभी अपने संगठन के लोगों का, मंत्रिमंडल के सहयोगियों का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, उनका, आम जनता का, सामान्य जनता का, सभी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। 21 साल उत्तराखंड राज्य को पूरे हो गए। आज समझना चाहता हूँ चूक कहाँ रह गई धामी जी। ये सवाल इसलिए है कि जब भी चुनाव हो रहा है, जनता की नाराजगी तत्कालीन सरकार के प्रति मतों के रूप में व्यक्त होती है। कोई सरकार रिपीट नहीं होती। जिन अपेक्षाओं, जिन आकांक्षाओं के साथ ये राज्य बना, कहाँ चूक रहे हैं आप लोग, जिसके चलते जनता को विवश होकर बार बार अपने फैसले को बदलना पड़ रहा है, नाराजगी व्यक्त करनी पड़ रही? नहीं, इस बार आपको सारे मिथक टूटते हुए दिखाई देंगे जी। सभी जनता का आशीर्वाद, सभी लोगों की भावनाएं, और हम भी पूरे भाव से ही काम कर रहे हैं जी। और हमारा संपूर्ण भाव है। मैं 4 जुलाई 2021 से मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। तब से मैंने कोशिश करी है कि हर क्षण और हर पल केवल और केवल अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊं, उत्तराखंड वासियों के लिए लगाऊं, उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए लगाऊं। इसमें हमें पूरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड से जिस प्रकार का उनका एक विशेष लगाव है, विशेष जुड़ाव है, यहाँ से जो उनका आध्यात्मिक संबंध है, उनसे कारण से हमारी सारी चीज़ें बहुत आसान हो रही हैं। और जो डबल इंजन की सरकार है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे ऑल वेदर रोडें बन रही हैं। भारतमाला श्रृंखला में यहाँ पर हज़ारों किलोमीटर रोडों का निर्माण हो रहा है। ऑल वेदर रोडों में हज़ारों किलोमीटर रोडों का निर्माण हो रहा है। आज हवाई कनेक्टिविटी पर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सभी शहरों को जोड़ने की योजना हमारी हो रही है। हमने 18 रूट्स नए यहाँ पर हेली सेवा के जो है बनाए हैं, उन पर जो है हमारा कार्रवाई शुरू हो गई है। हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। चिन्यालीसौड़ वाली हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। हमारी पिथौरागढ़ की हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। पंतनगर की हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। हल्द्वानी की हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। गौचर की भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा उद्देश्य है कि हर प्रकार से जो है हर शहर जो है हमारा हेली सेवा से जुड़ जाए। और रेल के बारे में जो एक सपना होता था, रेल यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर की रेल आएगी, उस रेल को भी पहाड़ों में पहुँचाने का काम, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो हमारी 125 किलोमीटर रेल लाइन है जी, उस रेल लाइन पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। और 2024-25 तक पहाड़ का सफ़र भी लोग रेल से करेंगे। ये सब मोदी जी के समय में ही मैं कहूँ कि ये सपना लोगों का साकार हो रहा है। इसी प्रकार से जो एक बहुत ही हमारी भौगोलिक और सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रेल लाइन जो काफ़ी लंबे समय से
इस इंतज़ार में थी कि उसको स्वीकृति मिलेगी। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उस रेल की योजना को भी स्वीकृति दी है। 154 किलोमीटर रेल लाइन, टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हमारा एम्स यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, ऋषिकेश का। लेकिन अभी सीमांत के क्षेत्रों के लिए थोड़ा यहाँ से दूरी अधिक थी जी। और हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ के लोग भी यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं पर डिपेंड करते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए दिक्कत थी। हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि एक कुमाऊं क्षेत्र में भी एम्स का एक सेंटर खुलना चाहिए जी। तो उन्होंने एम्स का सैटेलाइट सेंटर कुमाऊं क्षेत्र में खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देश के अंदर हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, उनके समय में जो काम हुए हैं वो भूतो न भविष्यति जी। और हमारे सामने उन्होंने अभी केदारनाथ जी में इतने सारे निर्माण कार्य हुए हैं। 225 करोड़ रुपए की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है। 184 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। प्रथम चरण के काम पूरे हो गए हैं, द्वितीय चरण के गतिमान हैं और अप्रैल से तृतीय चरण के काम भी वहाँ पर प्रारंभ होंगे। यानी कि एक केदारपुरी के बारे में आज तक कभी किसी ने जो सपने में भी नहीं सोचा, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हो रहा है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि है उसका भी अभी लोकार्पण हुआ है। और जिस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया था, उसी प्रकार से आज आधुनिक भारत को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को एक कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। हालांकि आपकी बातचीत से निकलते तो 3-4 सवाल हैं, पर जिस आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, जिस धार्मिक महत्व की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो पहचान ही रही है भारत की संस्कृति के संदर्भ में सहेजने का उपक्रम करने की। पर ये क्या अजीब स्थिति है, ये भाजपा की सरकार और जितने भी मंदिरों के मठों के महंत हैं, पुजारी हैं, वो जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए मजबूर हो रहे हैं। धामी जी इस चुनौती का सामना कैसे कर रहे हैं? नहीं, हम सभी को साथ में लेंगे और सभी की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। देखिए, देश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों की धर्म पर आस्था बढ़ी है जी। और आज आप देख रहे होंगे कि मोदी जी केदारनाथ आ रहे थे। जो लोग कभी जो है केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया है और एक पार्टी का शासन 60 वर्षों तक इस देश के अंदर रहा है, उसमें से भी एक परिवार का शासन रहा है, उन सब लोगों को भी मजबूर होकर जय भोलेनाथ करना पड़ रहा है, जय केदारनाथ बोलना पड़ रहा है। ये निश्चित रूप से आस्था बढ़ी है और कहीं पर अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको हम लोग अपने यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे। देवस्थान बोर्ड के संदर्भ में किसी नतीजे पे पहुँच रहे हैं? उस पर हमने एक कमेटी बनाई है और कमेटी बनाने के बाद कमेटी ने एक अंतरिम रिपोर्ट हमको दी है और उसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हमने कहा है कि हम उस पर भी निर्णय करेंगे। उत्तराखंड के संदर्भ में एक जो बड़ी चुनौती है वो डेमोग्राफी बदलने के संदर्भ में है। एक जातीय या धार्मिक रूप से जो पहचान रही है उसमें एक असंतुलन के भी आंकड़े आ रहे हैं। एक आबादी विशेष तौर पर बढ़ रही है, एक आबादी घट रही है। क्या पुष्कर सिंह धामी इसके संदर्भ में भी कुछ सोच पा रहे हैं? नहीं, हमने कहा है कि हम हर प्रकार से जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उसके लिए हमने एक ड्राइव पिछले दिनों शुरू की है। हमने आदेश दिया है कि ये ड्राइव यहाँ पर चलाई जाएगी और उस ड्राइव के माध्यम से निश्चित रूप से हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे कि कोई भी आकर उत्तराखंड में न बसे जी। उसका पूरा जो है बैक हिस्ट्री, उसका पूरा पिछला इतिहास पूरा का पूरा हम खंगालेंगे, जिससे कि हमारा ये शांत उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पर किसी अनावश्यक ऐसे तत्वों का भी प्रवेश न हो। तो उसके लिए हमने पहले ही अपने व्यवस्था कर दी है। ये जो बदलाव के आंकड़े दिख रहे हैं ये आपको अनायास दिख रहे हैं या कोई सुनियोजित साजिश भी महसूस कर पा रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, कुछ इरादतन है जो इस प्रदेश को प्रभावित करना चाहता है? नहीं, देखिए, हम किसी भी कीमत पर अपने प्रदेश को प्रभावित नहीं होने देंगे जी। उसके लिए हमने सभी जो जरूरी आदेश है, निर्देश हैं, वो कर दिए हैं। उस पर कार्रवाई तेजी से चलेगी और सख्ती से चलेगी। एक उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से ही नई राजधानी की बात चलती थी। गैरसैंण के संदर्भ में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। 4.5 साल सरकार को पूरे हो गए। कुल मिलाकर एक सत्र के माध्यम से वो जन अपेक्षाएं पूरी हो जाएंगी? नहीं, मैं कल गैरसैंण गया था और हमारी सरकार ने ही उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है जी। बड़ी हिम्मत का काम हमारी सरकार ने किया है। हम उसको गैरसैंण हमारी सबकी जी मनोभावनाओं का स्थान है, हमारे दिल का स्थान है, सब लोगों का एक केंद्र बिंदु है। उसको हर दिशा में, हर क्षेत्र में हम लोग आगे लाएंगे और निश्चित रूप से गैरसैंण का जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस डेवलपमेंट के प्रति हम संवेदनशील भी हैं, गंभीर हैं और पूरी तरह से हम मानते हैं कि गैरसैंण को आगे आकर
निश्चित रूप से जो स्थान है उसको अच्छा बनना चाहिए, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। जो 2025 के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं उसमें गैरसैंण की क्या भूमिका रहेगी? क्या गैरसैंण कागजों में कमिश्नरी घोषित हो जाना या ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो जाना मात्र पर्याप्त है, या 2025 तक के संदर्भ में पुष्कर सिंह धामी ने कुछ सोच बनाई है? नहीं, हमने पूरे उत्तराखंड के लिए सोच बनाई है, गैरसैंण भी उसमें से है जी। और हम सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने रोड मैप बनाया है। हमने अगले 10 सालों का रोड मैप बनाया हुआ है और हम उस रोड मैप के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और 2025 तक हम हर गाँव को एयर कनेक्टिविटी हो या हमारी जो है दूरसंचार की कनेक्टिविटी हो, रोडों की कनेक्टिविटी हो, हर कनेक्टिविटी से हम जोड़ने का उसको काम कर रहे हैं। तो उसमें गैरसैंण हमारा सम्मिलित है और गैरसैंण बिल्कुल केंद्र बिंदु है, तो गैरसैंण अलग नहीं हो सकता। नए राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पहली बार में ही सीधे मुख्यमंत्री बने और जो उनकी टीम है उसमें कोई 4 बार का विधायक है, कोई 5 बार का विधायक है, कोई 3 बार का मंत्री है, कोई 2 बार का मंत्री है। कितना सहज हो पा रहे हैं? नहीं, ऐसा जैसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे सभी का स्नेह मिल रहा है, सभी का आशीर्वाद है और छोटा हूँ आयु में, इसलिए सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और सभी का प्रेम भी मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और सभी के जो अनुभव हैं, चूँकि काफ़ी अनुभवी लोग हैं, सभी के अनुभव का लाभ भी मिल रहा है। वो कौशल क्या है पुष्कर सिंह धामी का जिसमें उन्हें ये जिम्मेदारी भी मिल जाती है? वो जिम्मेदारी मिलने के बाद वो ये दावा भी कर पा रहे हैं कि सबका सहयोग भी मिल जा रहा है। कौशल क्या है वो जिसके तहत ये हो पा रहा है? देखिए, मैं अपना पूरी तरह से जैसा हूँ मैं वैसे ही काम करता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ, नो पॉलिटिक्स इज बेस्ट पॉलिटिक्स। जी। इसी सिद्धांत को मैंने अपनाया हुआ है और जो भी चीज़ें हम बिल्कुल साफगोई से करते हैं और सभी लोगों का इसमें आशीर्वाद मिल रहा है, सभी का स्नेह मिल रहा है। हमारी टीम जो है आगे बढ़ रही है और पूरी टीम, ठीक है, मुझे ध्वजवाहक बनाया, लेकिन सभी हमारी सामूहिक हमारा जो है ये यात्रा है, पूरे उत्तराखंड की यात्रा है। इस यात्रा को हम लोग मंजिल तक पहुंचाएंगे। एक तरफ युवा हैं, सामने एक अनुभवी हरीश रावत हैं। कैसे चुनौती को देख रहे हैं हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की चुनौती को? नहीं, हरीश रावत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से जी, और वो जो भी बोलते हैं हम सोचते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जी। तो हरीश रावत अपनी ज़िंदगी का आखिरी चुनाव बता रहे हैं, आखिरी बार इस प्रदेश के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री बन के कुछ कर गुजरना चाहते हैं। उनकी इच्छा पूर्ति में कितनी भावना रखते हैं पुष्कर सिंह धामी? देखिए, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति की भावना पहले नहीं होती है जी, और मैं ऐसे विचार से ऐसी पार्टी में काम करता हूं जहां हमने जो है सबसे पहले कहते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय जी, पार्टी दूसरे नंबर पर और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है जी। और हमने कभी पदों की बात नहीं करी है। हमें जो भी भूमिका मिलती है हमारे, हमने ये सीखा है, जो भी भूमिका मिली है, इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, जी। तो इसके सिद्धांत पर हम काम करते हैं और मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कभी कहीं पर भी इस बात के लिए मैंने कहीं पर एप्लीकेशन नहीं लगाई कि मुझे आप ये काम दीजिए। जी। तो इस प्रकार से अब उनके बारे में वो स्वयं ही तय कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि मुझे दलित मुख्यमंत्री चाहिए, मुझे दलित मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ उत्तराखंड में। फिर बाबा केदार में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे जो है मुख्यमंत्री बना दो। जी। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि अब उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो रही होगी, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के संदर्भ में वो ये है कि पिछले 20 साल आमने सामने की लड़ाई के रहे, पर इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का दावा कर रही है। आप तो मूलतः संगठन के व्यक्ति रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा का आपने बड़े लंबे समय तक प्रदेश में नेतृत्व किया है। क्या तीसरी ताकत के उदय की कोई संभावना पुष्कर सिंह धामी इस चुनाव में देख पा रहे हैं? देखिए, इस समय न दूसरी ताकत है न तीसरी ताकत है जी। केवल और केवल जो है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। हम लोग सब लोग उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं जी। तो इसमें हमें कहीं कोई दिखाई नहीं देता। हमारे सामने चुनौती इस समय यही दिखती है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम शुरू किए हैं वो सारे के सारे धरातल पर उतरे हैं। हमने भी जो योजनाएं शुरू की हैं उन योजनाओं को सबको जो है धरातल पर उतारें, जिनका शिलान्यास हो गया है उनका लोकार्पण करें, कोई योजना बीच में न छूटे जी। और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा विकास पहुँचे, हमारा शासन पहुँचे, हमारी व्यवस्थाएँ पहुँचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जब ना कोई दूसरी चुनौती है ना कोई तीसरी चुनौती है
तो ये उछल उछल कर भाजपा से दूसरी पार्टी की ओर आपके नेता क्यों जाने की और कोशिश कर रहे हैं? आपकी सरकार में जो मंत्री रहे वो तक दूसरी पार्टियों में संभावना देख रहे हैं। कुछ और बड़े चेहरे जिन्हें माना जाता है वो अपने लिए सीटें तलाश रहे हैं, कौन सा सुरक्षित क्षेत्र हो। थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता? मैं 4 महीने पूरे हो रहे हैं जी। इन 4 महीनों में मैंने सभी को सम्मान दिया है। उत्तराखंड की जनता के लिए एक एक पल और एक एक क्षण समर्पित किया है। किसी के लिए कहीं हम लोगों ने मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं की है, किसी को शिकायत का अवसर भी नहीं दिया है। उसके बाद भी अगर कोई जा रहा है या जाने की बात कर रहा है तो मैं समझता हूं कि जो मैंने अभी कहा कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय, व्यक्ति अंतिम, जी, ये सिद्धांत कहीं ना कहीं उसके आड़े आ रहा होगा। पर सवाल ये कि 4.5 साल बनाम 4 महीने, मुकाबला थोड़ा ज़्यादा कड़ा नहीं हो गया धामी जी? कि 4.5 साल के संदर्भ में जो कुछ भी नाराजगी है, क्षुब्धता है, असंतोष है, उसका मुकाबला करने के लिए पुष्कर सिंह धामी को कुल 4 महीने मिले हैं। थोड़ा मुकाबला कड़ा नहीं हो गया? नहीं, मैं ये जरूर मानता हूँ कि समय कम है, समय कम मिला है, या समय जितना है उतना पर्याप्त है जी। उस समय में देखिए, इस पे मेरे हाथ में नहीं है जी। ये परिस्थितियाँ ऐसी बनी है कि मुझे ऐसे समय में सेवा का अवसर दिया है, मेरी पार्टी ने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैं इसमें जो अपना बेस्ट दे सकता हूँ, मैं उत्तराखंड की जनता को अपना सबसे अच्छा जो सर्वोत्तम हो सकता है वो देने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और उसके लिए मैं एक एक क्षण और एक एक पल मैंने उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया। इन 4 महीने में क्या कुछ ऐसा कर पाए हैं जिसके चलते जब रात में बिस्तर पर लेटते हैं धामी जी तो एक संतोष हो पाता है, यार इतना तो कर पाया? देखिए, मैं सच आपको बताऊं जी, तो मुझे एक दिन भी जी अपने काम से कोई संतोष नहीं हुआ, एक दिन भी। क्योंकि जो भी सोने के अलावा 3-4 घंटे जो मैं निद्रा में होता हूँगा तो उस समय हो सकता है मेरे मन में विचार नहीं आता है। नहीं तो आप ऐसा मानिए कि वो 24 घंटे जो होते हैं, उन 24 घंटों में मेरा एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक मिनट केवल और केवल उत्तराखंड की जनता के लिए समर्पित है और उसमें मैं लगा हुआ हूँ। इसलिए मुझे कहीं पर अपने से कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे मन में कोई ऐसा रह गया हो कि मुझे आज दिन भर में ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि उस एक एक क्षण का प्रयोग, एक एक क्षण का उपयोग उत्तराखंड के लिए करूं और मैं कर रहा हूं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और कोई ऐसे फैसले जो हमसे साझा करना चाहें कि इन 4 महीने में वो फैसले लिए गए हैं जो जनता के लिए और राज्य के लिए ज़रूरी थे और वो आप ले पाए? नहीं, देखिए, यहाँ पर लंबे समय से बहुत सारे, जैसे यहाँ मलिन बस्तियों के फैसले थे, हमने मलिन बस्तियों का जो है आगे चल के उनको सुरक्षा देने का काम किया है, 3 साल के लिए बढ़ाया है। नजूल भूमि के लिए हम एक्ट लेकर आए हैं। हमने आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया है, आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ाया है, अभी आंदोलनकारियों का बढ़ाया है। इसी तरीके से हमने अभी राशन डीलरों का भी आज मैं उसको नई घोषणा में शामिल कर रहा हूँ कि 18 रुपये जो उनको भाड़ा मिलता था उसको भी जो हमने 50 रुपये किया है। उपनल के कर्मचारियों का बढ़ाया है, आंदोलनकारियों का बढ़ाया है। हमारे पुलिस विभाग की जो वेतन विसंगति है उसको दूर करने के लिए भी हमने जो है उसके लिए भी हमने कमेटी बनाई है। भू कानून को लेकर कमेटी बनाई है। हर क्षेत्र में, यानी कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, मानदेय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अभी इतनी किल्लत होते हुए भी हमने सभी के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए का एक राहत का पैकेज भी दिया है। कोरोना के कारण से जो लोग बहुत अपना काम नहीं कर पाए हैं, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम काम नहीं कर रहे हैं। हमने कोशिश, कर्मचारियों के लिए अभी हमने उनका पहले डीए बढ़ाया, उसके साथ साथ जो गोल्डन काल की समस्या आ रही थी उस समस्या को दूर करने के लिए काम किया है। कुछ हमने शिथिलीकरण किए हैं, जो जरूरी काम है हम हर क्षेत्र में किया है। पर उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या पलायन रही है। आप तो जमीनी नेता हैं धामी जी। हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने पलायन रोकने के लिए कार्रवाई की है, पलायन के लिए काम किया है। उस पर हम और ज़्यादा व्यवहारिकता से आगे काम करेंगे, उसके लिए हम पूरी योजना पर काम कर रहे हैं। पर आप समझ पाए कि क्या ऐसी परिस्थिति जिसके कारण से लोगों को दुनिया उत्तराखंड आने के लिए प्रयत्नशील रहती है, पर उत्तराखंड का रहने वाला अपना जीवन जीने के लिए राज्य छोड़कर विकल्प खोजता है। हमने 2025 का जो मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखा है उसमें पलायन, रिवर्स पलायन होगा जी, और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं बातचीत को आखिरी दौर में ले चलता हूँ। जिस विधानसभा क्षेत्र की जनता के भरोसे के चलते आज पुष्कर धामी इस मुकाम पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री हो जाने से उस क्षेत्र को क्या मिलने जा रहा है या क्या मिला है? नहीं, उस क्षेत्र में चूंकि मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूँ जी, लेकिन मैं उस क्षेत्र के लिए, जो उस क्षेत्र की जनता ने मुझे काम दिया था, जिसके कारण से उन्होंने मुझे विधायक चुना था जी, और जो मैंने अपना वहाँ पर घोषणा पत्र रखा था जी, वो घोषणा पत्र लगभग
मैंने 100% मुख्य सेवक बनने से पहले ही लगभग सब पूरा करने की कगार पर मैंने खड़ा कर दिया था। जो भी मैंने वहाँ के प्रमुख मुद्दे थे, उस क्षेत्र में स्टेडियम बनना चाहिए था, उस क्षेत्र में जो है बाईपास बनना चाहिए था, उस क्षेत्र में ITI खुलना चाहिए था, पॉलिटेक्निक खुलना चाहिए था, सरकारी अस्पताल खुलना चाहिए था, बस अड्डा बनना चाहिए था, जनजाति बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय बनना चाहिए, शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, महाविद्यालय में जो है विस्तारीकरण होना चाहिए, सड़कों की कुछ समस्याएं हैं, कुछ वहाँ पर हमने स्टेट हाईवे की बात करी थी, वो स्टेट हाईवे बनना चाहिए था। उन सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है जी, सभी क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में उस देवतुल्य जनता का आभारी हूँ जी, कि वो उन्होंने मेरे खटीमा क्षेत्र की जनता ने लगातार मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया और मेरा सारा समर्पण है। मैं एक विधायक के रूप में, एक मुख्य सेवक के रूप में जो भी सबसे अच्छा कर सकता हूँ, वो सीमांत क्षेत्र है, एक लघु भारत उस क्षेत्र में बसता है, तो मैं जानता हूँ मेरी कर्म भूमि भी है वो और मेरा बचपन अभी तक का सब वहीं बीता है, तो उस क्षेत्र को भी हम सर्वोत्तम देंगे। उस क्षेत्र अब सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। तो हमारी बातचीत में सारे विषयों पे बात हो गई, संगठन के संदर्भ में बात हो गई, सरकार के संदर्भ में बात हो गई, विधायक के तौर पे बात हो गई। अब आखिरी सवाल, विधायक पुष्कर धामी का यकायक मुख्यमंत्री बन जाना उनके पारिवारिक जीवन को किस रूप में प्रभावित कर गया? परिवार के साथ कितनी जाति कर रहे हैं पुष्कर धामी जी इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद? देखिए, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ जी, और बचपन से मैंने अपने पूज्य पिताजी से, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जी, एक ही चीज़ सीखी कि जो कर्तव्य है वो सबसे पहले है। और हम लोग बहुत सामान्य स्थिति परिस्थितियों में पले बड़े हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जहाँ पर हमारा एक ध्येय है, राष्ट्र प्रथम, जी, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। जी, यानी कि व्यक्ति की जो अपनी अभिलाषाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपना जो काम है वो अंत में आता है। जी, तो उस सिद्धांत को हमने जीवन में उतारा है, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप समाज के लिए कोई काम करते हैं, आप आगे जाते हैं, अपने लिए कुछ लोगों को देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपके साथ साथ जो परिवार के लोग होते हैं उनको भी इसमें सहभागी बनना पड़ता है। जी। तो पत्नी और बच्चों के स्तर पर कोई नाराजगी का सामना नहीं कर रहे हैं धामी जी? नहीं, वो पहले से ही चूँकि उनकी आदत में शुमार है, एक विधायक रहते हुए भी चूँकि यही सब काम करते थे, जी, तब ये होता था कि भाई कभी उनके साथ रहना होता था, लेकिन अब चूँकि वो खटीमा में रहते हैं जी, और मैं यहाँ रहता हूँ, तो इसलिए इतना तो हाँ ठीक है। चलिए, तो हमारी काफ़ी विस्तार से बात हुई, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रारूप में ये आखिरी में रहता है कि जो भी शख्स है वह सीधे जनता से अपना संवाद करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप प्रदेश की जनता को, देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश जो आप सीधे जनता से करना चाहें? नहीं, देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को, सभी सुनने वालों को, सबको मैं उत्तराखंड का जो 21वां स्थापना दिवस अभी हमने मनाया, 21 वर्ष पूरे होने का, अब 22 वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में, जब 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा, युवा उत्तराखंड, चिर युवा उत्तराखंड, वो चिर युवा उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। हम चूँकि मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबके आशीर्वाद से मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं आगे चल रहा हूँ, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, हम सभी की ये सामूहिक यात्रा है। इस यात्रा को हम सब लोगों को लक्ष्य तक पहुँचाना है, सभी का आशीर्वाद चाहिए और सभी का समर्थन चाहिए, सभी का स्नेह चाहिए। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे भाव में है कि हम उत्तराखंड को नंबर 1 का उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। ये मैंने अपने 4 महीने के कार्यकाल में लगातार जो भी जितनी भी कोशिश हो सकती है, जितना भी जो है परिश्रम हो सकता है, वो परिश्रम लगाया है। और जैसे भगवान भक्त के भाव को समझते हैं, वैसे ही जनता हमारी है, देवतुल्य जनता, वो निश्चित रूप से मैं अपने भाव से कहना चाहता हूँ कि हमारा भाव है कि हम सारे समर्पण के साथ हमारा उत्तराखंड राज्य आगे बढ़े, हम सब लोग जो है उसमें सहभागी बने और एक विलक्षण उत्तराखंड बनाए। तो ये थे हमारे साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनको भरोसा है कि वो जिस संकल्प के साथ सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, जनता उस वह मिथक जिसके तहत उत्तराखंड में कोई पार्टी दोबारा सरकार में लगातार नहीं आती है। तो ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी कि जिस प्रयत्न, जिस प्रयास
और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के संरक्षण में वह काम कर रहे हैं, इस बार मिथक टूटेगा। क्या वाकई टूटेगा? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। सादा प्रणाम।